नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे BA 6 सेमेस्टर पेपर सेकेंड का यूनिट नंबर 3। इसके चैप्टर का नाम है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन का ये कई सारा पार्ट है जिसको हमने छोटे छोटे वीडियो में कवर किया है। अब इसके पहले हमने टॉपिक कवर किया था, अब हम इसमें देखेंगे प्रश्नावली। ये प्रश्नावली क्या होती है? साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है। मतलब प्रश्नावली का जो क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रश्नावली का मतलब होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस बहुत सारे प्रश्नों की एक सूची बनी हुई होती है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर प्रश्नावली का मतलब समझें तो ये होता है कि कोई एक घटना घटित स्थान होता है, वहाँ पे जो संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो वो प्रश्नों के माध्यम से ही उसको उसके आंसर्स मिलेंगे। तो इसमें वो क्या करता है कि जो वहाँ के जो उसके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो डाक के द्वारा किसी व्यक्ति के पास भेजता है, और जो व्यक्ति होता है उस पर अपना आंसर दे करके उसको रिटर्न आंसर करता है। अनेक अध्ययन विषय इस प्रकार के होते हैं जिससे संबंधित व्यक्ति एक बहुत बड़ी क्षेत्र में फैले होते हैं। स्वाभाविक है कि इन सभी अथवा इनमें से कुछ व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से मिलकर सूचनाओं का संग्रह करना एक कठिन कार्य होता है। जैसे जो शोध का कार्य होता है वो बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो एक एक लोगों के पास जा कर के क्वेश्चन पूछना ये संभव नहीं हो पाता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि डाक के द्वारा लोगों के पास भेज दिया जाता है, वो अपने से संबंधित प्रश्नों को रिटर्न में भेज देते हैं। इसमें हम एक परिभाषा देखेंगे गुड और हॉट के अनुसार। सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ है कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक प्रारूप या पत्रक का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रश्नावली की सूची होती है, उसको डाक के द्वारा भेजा जाता है, और जो उत्तर देने वाला होता है वो जितने भी प्रश्न होते हैं उसको सारा वो भर के वापस कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। जो एक अच्छी प्रश्नावली होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, किन विशेषताओं के कारण वो अच्छी मानी जाती है। सबसे पहले है प्रश्नों की उपयुक्त संख्या। प्रश्नावली की जो सूची होती है उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल उपयुक्त और सटीक होते हैं, और नंबर भी उसके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत ही आसान होता है। उसके बाद प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान भाषा में होना चाहिए। और प्रश्नों की प्रकृति उपयुक्त होनी चाहिए, जो उसका स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जो क्वेश्चन हो वो एकदम स्पष्ट हो, संदेहपूर्ण ना हो, भ्रमपूर्ण, द्विअर्थी, संकेतात्मक व दिशात्मक ना हो, बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो। उसके बाद अगला है निष्पक्ष प्रश्न। जो भी होना चाहिए प्रश्न एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। अगला है अध्ययन समस्या का स्वरूप सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो प्रश्न होना चाहिए उसका जो स्वरूप है बिल्कुल सैद्धांतिक व व्यवहारिक होना चाहिए। उसके बाद अगला है प्रश्नों का स्वरूप मिश्रित होना चाहिए। मिश्रित का मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें संरचित, असंरचित, अर्धसंरचित, मतलब सभी प्रकार के प्रश्न होना चाहिए। उसके बाद अगला है प्रश्नों का क्रम उपयुक्त होना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रश्न पूछना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप कठिन से कठिन प्रश्न पूछ लीजिए उसके बाद आसान, पहले आप आसान प्रश्न पूछिए उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन के लेवल बढ़ा सकते हैं। अगला है अच्छी प्रश्नावली का वैधता गुणांक उच्च स्तर होना चाहिए, जो उसका लेवल होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो प्रश्नावली है वो आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नों को स्वरूप ऐसा हो जिससे वास्तविक या वस्तुपरक परिणाम उपलब्ध हो सके, मतलब प्रश्न ऐसा हो जिससे हम सटीक आंसर की प्राप्ति कर सकें, बहुत ज़्यादा कठिन ना हो। उसके बाद है मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब होता है कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति करना। तो मतलब प्रश्नों की श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है प्रश्नावली के प्रकार। अगर प्रकार की बात करें तो प्रश्नावली के निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे सभी प्रश्नावलियाँ समान प्रकृति की नहीं होती हैं। अध्ययन की प्रकृति, प्रश्नों के प्रकार तथा उत्तरदाताओं की विशेषताओं के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न तथा अनेक प्रकार की प्रश्नावली बनाई जा सकती है। हम अपने आवश्यकता अनुसार या अपने शोध के हिसाब से प्रश्नों का जो
श्रृंखला या लेबल होता है उसको बदल सकते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला है संरचित प्रश्नावली। इसके बारे में देखेंगे ये कौन सी प्रश्नावली होती है। जो संरचित प्रश्नावली होती है वो संरचित प्रश्नावली सामाजिक सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली वह प्रश्नावली है जिसकी रचना वास्तविक अध्ययन आरंभ होने से पहले ही कर ली जाती है और साधारणतः बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। संरचित का मतलब स्ट्रक्चर्ड होता है, ये पहले से रूपरेखा बना लिया जाता है। ये जो कार्य हमें करना है उसके हिसाब से पहले से हमारे प्री डिसाइड ये स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, बाद में इसके कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जो हम स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं उसी के हिसाब से आगे हम कार्य करते हैं। उसके बाद अगला है असंरचित प्रश्नावली। यह उसका जस्ट अपोजिट होगा क्योंकि नाम भी इसका अपोजिट है। तो पीवी यंग ने लिखा है कि असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान होता है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों में प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है। इस पर केवल विषय और प्रसंग ही लिखे जाते हैं जिनके आधार पर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। मतलब यह जो होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रिलेटेड हमारे मन में क्वेश्चंस आते जाते हैं। ये पहले से क्वेश्चन नहीं होता कि हमें जितना लिखा गया है बस उतना ही क्वेश्चन हमें करना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से ये बदलता रहता है। उसके बाद अब हम तीसरा देखेंगे बंद अथवा प्रतिबंध प्रश्नावली। प्रश्नावली का यह प्रकार अत्यधिक प्रचलित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के आगे अनेक संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचार को अभिव्यक्त करना होता है। तो यदि प्रश्नावली की प्रकृति इस प्रकार की हो, जैसे जो हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इस तरीके की प्रश्नावली को बंद अथवा प्रतिबंध प्रश्नावली कहा जाता है क्योंकि जो ऑप्शन हमें दिए गया है उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है, अपने मन से आंसर नहीं देना है। इसीलिए नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि बंद अथवा प्रतिबंध प्रश्नावली। तो हमें प्रतिबंध होता है कि वो 4 ऑप्शन के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, उन्हीं ऑप्शन में से हमें आंसर देना पड़ता है। उसके बाद अगला है खुली अथवा अप्रतिबंध प्रश्नावली। ये भी उसका जस्ट अपोजिट होगा। उसमें एकदम ऑप्शंस दिए रहते हैं, इसका ये जस्ट अपोजिट होगा। जैसे इस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उसके संभावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं बल्कि उत्तरदाता से यह आशा की जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उत्तर दे दे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है जिसमें उस रिक्त स्थान पर उत्तरदाता के उत्तर लिखना होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो खुली अथवा प्रतिबंध है इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है कि आप अपने हिसाब से उसमें आंसर दे सकते हैं। जैसे ये प्रश्न की प्रकृति की बात करें तो एक उदाहरण दिया गया है, जैसे आपकी राय में सन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के क्या कारण थे। अब आपको इसमें कारण बताना है। ये 3 ऑप्शन आपको डॉट डॉट करके दिए गए, यही 3 कारण आपको बताना है। उसके बाद 5वां है चित्रमयी प्रश्नावली। इसमें चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे साधारणतः प्रश्नावली का उपयोग केवल शिक्षित समूह के लिए ही किया जाता है, लेकिन यदि कोई समूह एक और कम शिक्षित अथवा तो दूसरी ओर व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना कठिन समझा जाता हो तो स्थिति में चित्रमयी प्रश्नावली के द्वारा तथ्यों का संग्रह करने में प्रयत्न किया जा सकता है। जैसे अगर चित्रों के माध्यम से करें तो जैसे कुछ लोग शिक्षित होते हैं, कुछ लोग अशिक्षित होते हैं। जो शिक्षित होते हैं उनके लिए तो ये सही होता है, जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको देख करके वो आंसर बता सकते हैं। लेकिन जो लोग अशिक्षित होते हैं, जो पढ़े नहीं होते हैं, वो तो क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाएंगे। तो चित्रों के माध्यम से उनको दिखाया जाता है और उसमें पूछा जाता है। अब देख सकते हैं आप चित्र के माध्यम से किस तरीके से दिया गया है, तो चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे है, इसमें भी जैसे ये पूंजी हो गई, कुछ चल पूंजी होती है, कुछ अचल पूंजी होती है। चल पूंजी वह होती है जो स्थिर नहीं होती है, बढ़ती घटती रहती है। जैसे ये बीज हो गया, पेट्रोल, गन्ना, प्रेस हो गया। उसके बाद ये अचल है जो एक जगह पे स्थिर होती है, वो चलती नहीं है। जैसे मकान, कुआं, औजार, मशीन, इस तरीके की अचल संपत्ति होती है। तो चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली। ये नाम से भी होता है कि मिक्स्ड प्रश्नावली होती है। इसमें मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों की प्रकृति किसी एक स्वरूप तक ही सीमित ना होकर बल्कि अनेक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित होती है। ऐसी प्रश्नावली में साधारणतः बंद और खुले हुए सभी प्रकार के प्रश्न समावेश होते हैं। मतलब ऊपर आपने जितने भी प्रकार देखे हैं तो इसमें जितने होते हैं सभी मिक्स होते हैं।
एक विशेष सूचना अथवा विचार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के प्रश्न को सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है उसे ऐसी प्रश्नावली में समावेश कर लिया जाता है। तो मिक्स मतलब इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे प्रश्नावली का निर्माण या रचना। जो हमारी प्रश्नावली होती है उसके निर्माण हम किस तरीके से करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका रचना किस तरीके से होती है। तो प्रश्नावली का निर्माण जितना सावधानी पूर्वक तथा व्यवस्थित रूप से किया जाता है, सामग्री के संकलन में यह विधि उतनी ही उपयोगी बन जाती है। जितना अच्छे से हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे उतना जल्दी और उतना आसानी से हमें आंसर की प्राप्ति होगी। सबसे पहला है वांछित सूचनाओं का निर्धारण। इसमें जो होता है वांछित सूचना, जो हम इच्छा रखते हैं जिन सूचनाओं का। तो प्रश्नावली के निर्माण के आरंभिक स्तर पर सर्वप्रथम अध्ययन विषय का समुचित विश्लेषण करना आवश्यक होता है। ऐसे विश्लेषण की सहायता से यह निर्धारित किया जा सकता है कि अध्ययनकर्ता को किन किन पक्षों से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना है। तो इसमें वांछित सूचनाओं का निर्धारण मतलब जो जो उसमें सूचना हमें चाहिए होते हैं उसमें निर्धारण कर लिया जाता है और अच्छे से सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए तथ्यों का संग्रह किया जाता है। आगे है प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण। जो प्रश्नावली है उसके प्रकार का निर्धारण किया जाता है। जैसे अध्ययन विषय का समुचित विश्लेषण करने के पश्चात यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किस प्रकार की प्रश्नावली के द्वारा वांछित सूचनाओं को सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब किस प्रकार की प्रश्नावली का हम प्रयोग करेंगे जिससे हमारी जो वांछित सूचनाएं हैं वो हमें प्राप्त हो सके। जैसे प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण अध्ययन की प्रकृति, उत्तरदाताओं की प्रकृति तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए किए जाना चाहिए। आगे है प्रश्नों का निर्माण। प्रश्नावली के निर्माण का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसमें अध्ययनकर्ता को प्रश्नों का इस प्रकार निर्माण करना आवश्यक होता है कि जिससे वह अधिक से अधिक यथार्थ और गहन सूचनाएं प्राप्त कर सके। मतलब किस तरीके के वो प्रश्नों को बनाएं जिससे उसको सटीक आंसर मिल सके और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल नॉलेज उसे प्राप्त हो सके। इस संबंध में प्रश्न यह उठता है कि प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। तो ये जो शोधकर्ता होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम देखते हैं वो प्रश्न किस तरीके के होने चाहिए। जैसे सबसे पहले प्रश्नों का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विषय के एक पक्ष से संबंधित सभी प्रकार का एक स्थान पर ही आयोजित हो, उस प्रश्नों के मध्य एक क्रमबद्धता हो, स्टेप बाय स्टेप प्रश्न हो। अगला है सभी प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, तभी उत्तरदाता को समझ में आएगा, तभी वह स्पष्ट उत्तर दे पाएगा। यदि प्रश्न में किसी विशेष तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें अर्थ के उल्लेख के पात्र टिप्पणी के रूप में कर देना चाहिए। जैसे कुछ अलग सा शब्द हम अजीब सा यूज कर रहे हैं तो उसके ब्रैकेट में उसका अर्थ आसान भाषा में लिख देना चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक प्रश्न इतना स्पष्ट हो कि उत्तरदाता उसे समझ सके और उसका सही से दे सके। जैसे यह पूछने की, जैसे उदाहरण के लिए यह पूछने की जगह कि क्या आप शिक्षित हैं, यह प्रश्न करना अधिक उपयुक्त रहेगा। आपने किस स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। क्या आप शिक्षित हैं का क्या मतलब है कि शिक्षा तो शुरू से अंत तक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसमें ये पूछने का मतलब नहीं है तो आपका किस स्तर से शिक्षा प्राप्त की है। जैसे अगर उसने इंटर हाई स्कूल तक पढ़ा है तो वो बता देगा, अगर उसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ये बता देगा। लेकिन इसका ये क्या मतलब हुआ कि क्या आप शिक्षित हैं। जो इंटर हाई स्कूल पढ़े हैं वो भी शिक्षित हुए, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वो भी शिक्षित हुए। तो इससे ज़्यादा सरल भाषा में आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रख करके हम अच्छी प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आगे है प्रश्नों में संशोधन। जो प्रश्न है उसमें संशोधन कर सके। जैसे प्रश्नावली के लिए प्रश्नों का निर्माण लेने के पश्चात उसकी समुचित परीक्षा करना आवश्यक होता है। इस स्तर तक यदि कोई प्रश्न अनुपयोगी अथवा पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो रहा है तो प्रश्नावली उसे निकालकर प्रश्नों में संशोधन करना आवश्यक होता है। तो जैसे हमने प्रश्नों की एक श्रृंखला बना ली, अगर हम बाद में प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, कुछ प्रश्न उसमें से और लग रहे हैं जो सही नहीं है, पूछने का तरीका नहीं सही है, तो उस प्रश्नों को निकाल करके हम दूसरा प्रश्न उसमें रख सकते हैं। उसके बाद अगला है अनुमापों का निर्माण। इसमें क्या होगा, जैसे प्रश्नावली में अनेक प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो एक विशेष विषय पर उत्तरदाताओं की मनोवृत्तियों अथवा व्यवहारिक प्रकृति से स्पष्ट करने वाले होते हैं। जो भी प्रश्न होते हैं वो उसका
लेवल ऐसा होना चाहिए कि जो उत्तर देने वाला है उसकी मनोवृत्तियों को तथा व्यवहार को अच्छे से हम समझ सकें। ऐसे प्रश्नों से संबंधित उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि कुछ विशेष पैमानों का निर्माण किया जाए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला है प्रश्नावली का बाह्य स्वरूप। जो प्रश्नावली है उसको देखने में कैसा होना चाहिए, जिससे प्रश्नावली का निर्माण करने की प्रक्रिया में इसकी बाहरी स्वरूप का विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। बाह्य आकृति से अर्थ है जैसे प्रश्नावली का आकार, उसके बाद कागज का रंग रूप, उसकी छपाई इतनी आकर्षक हो कि उत्तरदाताओं को सरलता पूर्वक उत्तर प्राप्त किया जा सके। अनेक सर्वेक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि प्रश्नावली की बाह्य आकृति जितनी आकर्षक होती है, प्राप्त उत्तर का प्रतिशत उतना ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से इतने सारी बातों को हम ध्यान में रख कर एक अच्छी प्रश्नावली बना सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्नावली के गुण अथवा लाभ। जो प्रश्नावली होती है उसके क्या गुण व लाभ होते हैं। तो सबसे पहले है व्यापक क्षेत्र का अध्ययन। जो प्रश्नावली हम बना लेते हैं उसको भेजने से जो हमारा रिसर्च का जो लेवल होता है वो बहुत ही गहन तथा बहुत ही व्यापक हो जाता है। उसके बाद अगला है धन और श्रम की बचत। जो हमारा धन, जो पैसा होता है, जो हमारी मेहनत होती है, उसकी बचत हो जाती है। उसके बाद अगला है अध्ययन की पुनरावृत्ति संभव। जो हम अध्ययन कर रहे हैं अगर उसमें कुछ हमसे मिस्टेक हो रही है तो उसको फिर से हम रिचेक कर सकते हैं। उसके बाद वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसकी जो सूचना ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद अगला है तथ्य संकलन में शीघ्रता। जो हमारा डाटा कलेक्शन होता है उसमें बहुत ही आसानी होती है, सूचनाएं हमें बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। अगला है सांख्यिकीय विश्लेषण में सरलता। जो हमारा सांख्यिकीय विश्लेषण होता है, जैसे प्रश्नावली प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि उसके द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सरलीकरण तथा सांख्यिकीय विशेष जो उसका विश्लेषण है वो अधिक कुशलता के साथ किया जाए। तो इस तरीके से इसके द्वारा ऐसे मानक परिणाम प्राप्त होते हैं जिनके सरलीकरण और सांख्यिकीय विवेचन किया जा सकता है। तो इस तरीके से सांख्यिकीय विश्लेषण में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद अगला है उपयोग में सरलता। जो हम उपयोग करते हैं उसमें बहुत आसानी हो जाती है, मतलब हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद उत्तरदाता के लिए सुविधापूर्ण। जो उत्तरदाता होता है उसके लिए बहुत ही आसान होता है कि एक क्वेश्चन की सूची मिली हुई है, उसका आंसर हमें आसानी से दे देना है। उसके बाद अध्ययन की निष्पक्षता। इसमें कोई निष्पक्ष की भावना नहीं रह जाती है तथा निष्पक्ष भावना होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। उसके बाद है प्रामाणिक सूचनाएं। जो सूचनाएं होती हैं बिल्कुल वैलिड होती हैं तथा एकदम तथ्य सहित एकदम सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे प्रश्नावली के दोष अथवा सीमाएं। जो प्रश्नावली है उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी हैं तथा उसके कुछ लिमिटेशन है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी कमियां या कौन कौन से दोष होते हैं। सबसे पहला अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त। जैसा कि आप जान रहे हैं प्रश्नावली में प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। जब कोई व्यक्ति अशिक्षित है, वो पढ़ा ही नहीं है, तो प्रश्न को बिना पढ़े कैसे उत्तर दे पाएगा। तो इसलिए ये जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके लिए सही तरीका नहीं होता है। उसके बाद अगला है अपूर्ण अथवा गलत सूचनाओं की संभावना। जो सूचनाएं दी जा रही है, जैसे हमने मान लीजिए प्रश्नों की एक श्रृंखला एक लोगों के पास भेज दिया, अब वो जो उत्तर उसमें दे रहे हैं जरूरी नहीं कि उनका उत्तर सही ही हो। जो सूचनाएं हैं वो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। तो जो व्यक्तिगत संपर्क करना होता है वो हर समय संभव नहीं हो पाता। जरूरी नहीं कि जो हम प्रश्नों की श्रृंखला बनाए हैं किसी व्यक्ति के पास भेजें और वो उत्तर दे करके हमारे पास रिटर्न में भेजे। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम व्यक्तिगत संपर्क में आने लगती है। उसके बाद है अस्पष्ट लेख। जो उसके लेख होते हैं वो अस्पष्ट भी हो सकते हैं। उत्तर प्राप्त करने की समस्या, ये भी एक समस्या हो सकती है कि हम किस तरीके से उत्तर प्राप्त करें। जैसे हमने प्रश्नों की श्रृंखला तो भेज दिया, जरूरी नहीं है जिनके पास भेजा है सभी ने उसका उत्तर दे ही दिया हो और वो हमारे पास रिटर्न भेज ही दे। उसके बाद अगला है सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव। मतलब सभी तरीके के प्रश्न का निर्माण कर पाना संभव नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रश्न छूट ही जाते हैं। उसके बाद अगला है गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। गहन अध्ययन में क्यों अनुपयुक्त है? क्योंकि हम प्रश्न भेज रहे हैं तो उसमें वह कोई लिमिट में ही आंसर दे सकता है, कितना वो लिख करके भेजेगा। तो जितने प्रश्न जिस हिसाब से होते हैं और जब ऑब्जेक्टिव टाइप उसी हिसाब से वो आंसर भी भेज देता है, तो उसमें हम गहन व डिटेल अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगला है उत्तरदाताओं की भ्रांतियों से उत्पन्न समस्याएं। जो उत्तरदाता होती हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होता जाती हैं, कुछ भ्रांतियाँ समस्याएं या उत्पन्न हो जाती हैं जिससे उनको प्रॉब्लम्स होती है। जैसे
अक्सर जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर बहुत शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपने असामान्य समाज विरोधी अथवा कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों से संबंधित सूचनाएं लिखित रूप से देना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती है कि इनके बारे में हम इस तरीके से लिखेंगे या इसके बारे में ऐसे बताएंगे तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस वीडियो में पूरा प्रश्नावली से संबंधित पूरा टॉपिक कवर किया है। आप वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।